हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आपने अक्सर सुना होगा कि अंटार्कटिका और आर्कटिक की पिघलती हुई बर्फ मानव समाज के लिए खतरा है। और जितने भी तटवर्ती एरिया हैं, अर्थात यदि आप वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंगली देखें तो जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, जल स्तर बढ़ने के कारण सबसे पहले यह जलमग्न होंगे। परंतु यदि हम बात करें तो यह क्रिया कितनी विषाक्त हो सकती है, कितनी ज्यादा ये विनाशकारी हो सकती है, क्या इसका अंदाजा लगाया जा सकता है? और ये जो हम बोल रहे हैं कि अंटार्कटिका पर लगातार जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है यह पिघल रहा है, इसके मेल्ट होने से जो समुद्र का जल स्तर है यह बढ़ रहा है। यदि एक डेटा के अकॉर्डिंगली मैं आपसे बात करता हूं, उससे पहले भाई आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कारण यह है, यह पहले बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिनका भी सपना 2025 में यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करने का है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए 2025 का यह P2I प्रतिज्ञा प्लस जिसे कहा जाता है, यह लास्ट बैच है। अर्थात 2025 के एग्जाम को डेडिकेटेड अब स्टडी IQIAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार का बैच नहीं आने वाला। यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर AKB लाइव कोड के साथ 24,499 रुपए में इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। अब प्राइस और भी ज्यादा डिक्रीज कर दिए गए हैं। एक्चुअल में वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, परंतु याद रखिएगा कि अब प्राइस और भी ज्यादा डिक्रीज हो गए हैं यदि आप AKB लाइव कोड का यूज करते हैं तो, है ना। और कभी भी जब आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको पहला ही अमाउंट पे नहीं करना है, वहां पर ऑफर अवेलेबल होते हैं। आप वहां पर कोड लगाएं और कोड लगाने के बाद आपको एक्चुअल प्राइस मिलेगा तो वह पे करें। ठीक है, मैं लास्ट में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इसको बाय कर सकते हैं, किस प्रकार से आप इन प्रतिज्ञा प्लस बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। उससे पहले हम न्यूज पर आते हैं। देखिएगा, न्यूज है कि भाई 2100 का जो दशक होगा वहां पर अंटार्कटिका की जो बर्फ है ये बहुत ज्यादा तेजी से पिघलेगी। यानी कि वर्तमान में जिस स्पीड से यह पिघल रही है, जिस स्पीड के साथ इसमें मेल्टिंग की प्रोसेस एक्चुअल में हो रही है, और भी ज्यादा तेजी से यह मेल्टिंग की प्रोसेस होगी। और लगभग 2200 आते आते, यानी कि ईयर 2200, जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो यह आते आते तक समुद्र का जो जल स्तर है ये लगभग 5.5 फीट तक इंक्रीज हो जाएगा, यह बढ़ जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ी विपदा का एक मुद्दा बनकर सामने आता है। भाई ऐसा होगा क्यों? तो देखिएगा, इसके पीछे का मैं पहले एक कंटेक्स्ट बता देता हूं कि हम बोलते हैं जितनी भी घटनाएं हो रही हैं जो कि प्राकृतिक हैं, ये जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण होती हैं। परंतु जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन का यदि हम आधार लेते हैं तो यह आधार निकल कर आता है 18वीं शताब्दी में, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रारंभ हुआ, अर्थात औद्योगिकीकरण का जन्म होता है जब से। अब इसका तात्पर्य यह निकल कर आया कि भाई जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण यदि इतनी ज्यादा आपदाकारी समस्या उत्पन्न हो सकती है तो सभी देशों को काम यह करना चाहिए कि आप इंडस्ट्री का कम से कम प्रयोग करें, कार्बन का कम से कम उत्सर्जन करें। तो क्यों भारत इतना ज्यादा डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहा है, या फिर क्यों विभिन्न प्रकार के नेशन इतना ज्यादा डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे हैं? याद रखें कि जो आज हम जलवायु परिवर्तन वैश्विक तापन देख रहे हैं ये हमारा जनित नहीं है, हमारे द्वारा इसका जन्म नहीं हुआ। हमारे द्वारा जो जलवायु परिवर्तन का इंपैक्ट हुआ वो आज से 100 वर्षों बाद होगा। शायद आपने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सुना हो, है ना, एनवायरमेंट इकोलॉजी में इसको पढ़ा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग में भी यह बात कही गई थी, जब विभिन्न डेवलप्ड नेशन के द्वारा भारत और उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं उन पर यह आरोप लगाया गया कि सर यदि कार्बन का उत्सर्जन करना गलत है तो भारत भी कार्बन का उत्सर्जन करना बंद करे। इसका तर्क विभिन्न देशों के द्वारा दिया गया कि सर जो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन आज हम देख रहे हैं यह एक्चुअल में हमारे द्वारा जनित नहीं है। हमारे द्वारा जो जिस जलवायु परिवर्तन का जन्म होगा और जो वैश्विक तापन पर असर पड़ेगा वो आज से 100 से 150 वर्षों बाद पड़ेगा। आपने 100 से 150 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले और इवन 300 वर्षों से जो आप कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, इसके कारण पृथ्वी का जो तापमान बहुत तेजी से बढ़ा है, इसका इंपैक्ट आज हमको दिखाई दे रहा है। यानी कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आज उतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, यदि लगभग 200 वर्षों के बाद यह बात कही जाए कि भाई जलवायु परिवर्तन वैश्विक तापन के लिए भारत, चाइना जैसे देश बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसको हंसते खेलते हुए हम एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल। बट अभी नहीं। अभी के कंटेक्स्ट में यदि देखा जाए तो यूएसए, फ्रांस और साथ में पूरे यूरोपियन देश इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं।
यानी कि यह कहना कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन केवल सभी देशों के द्वारा हो रहा है, तो नहीं, वर्तमान में सभी देशों के द्वारा नहीं हो रहा। पहले जिन देशों ने अपना डेवलपमेंट पहले कर लिया है और कार्बन का उत्सर्जन नहीं अति उत्सर्जन किया है, वो इसके लिए वर्तमान जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी माने जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब आप इस न्यूज पर आए कि एक्चुअल में जो कार्बन उत्सर्जन हो चुका है और जो कार्बन उत्सर्जन वर्तमान में हो रहा है, इसका रिजल्ट यह निकल कर आएगा कि वर्ष 2100 के पश्चात यह जो अंटार्कटिका की बर्फ है, ये जो यहां पर परमाफ्रॉस्ट भी जिसको कहा जाता है, यह और ज्यादा तेजी से मेल्ट होगी। और मेल्ट होकर यदि आप इस अंटार्कटिका की लोकेशन समझें तो यह पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर आपको देखने के लिए मिलेगा। यह है पृथ्वी का सदर्न पोल। अब देखिए लोकेशनल व्यू, तो ये आता है ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र, यहां पर आपको दिखाई देगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप वाला एरिया, और ये है अफ्रीका वाला एरिया, और यहां पर आता है प्रायद्वीपीय भारत, ये है इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड वाला सेक्शन। अब जब यहां की बर्फ मेल्ट होगी, जो कि लगातार हो भी रही है, आपने सुना भी होगा कि यहां से आइस शेल्फ टूटकर अलग हुआ है। पहले 1988 के दशक के आसपास यदि आप जाते हैं तो ऊपरी भाग से एक आइस शेल्फ टूटकर अलग हुआ था। मेल्टिंग की प्रोसेस इस प्रकार से हो रही है कि यह जो पश्चिमी अंटार्कटिका वाला सेक्शन है, कहा जा रहा है कि ये 2150 आते आते, इसी आर्टिकल का ये भाग है ना, यानी कि 2100 के पश्चात इसकी मेल्टिंग की प्रोसेस में और भी ज्यादा तीव्रता आएगी, और इसका जो पश्चिमी अंटार्कटिका वाला सेक्शन है, इस मैप के थ्रू आपको ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड होगा कि जो पश्चिमी वाला भाग है ये लगभग गायब हो जाएगा, और यहां पर जो बचा हुआ होगा यह 2200 तक ये पूरा गायब हो जाएगा। क्या इसका इंपैक्ट हम पर पड़ेगा? तो बिल्कुल इसी आर्टिकल में यह लाइन कही गई है कि सर जैसे जैसे इसमें मेल्टिंग की प्रोसेस होगी, जैसे जैसे बर्फ की चट्टानें यहां पर पिघलेंगी, तो यहां होगा ये कि भाई जितने भी तटवर्ती क्षेत्र हैं, यानी कि इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क, मुंबई और शंघाई जैसे शहर जलमग्न हो जाएंगे। यहाँ का जो भी बुनियादी ढांचा है यह नष्ट हो जाएगा, और यहाँ ऐसा होना चालू हो गया है। कारण क्या है इसका? तो जब आप पाएंगे कि भाई साउथ ईस्ट एशिया का एक नेशन है जिसको नाम दिया जाता है इंडोनेशिया, इस इंडोनेशिया में यही समस्या लगातार विद्यमान दिखाई दे रही है कि भाई यहां का जो सी लेवल है, अर्थात जो जल स्तर है, यह लगातार इंक्रीज हो रहा है, और इसी सी लेवल के इंक्रीज होने के कारण इसकी जो राजधानी है, अर्थात इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, इस जकार्ता को शिफ्ट कर ये कहां पर आती है? तो जब आप देखेंगे तो ये एक्चुअल में जावा द्वीप का भाग है, इसको इसी समस्या के चलते शिफ्ट किया जा रहा है एक्चुअल में बोर्नियो आइलैंड पर, और बोर्नियो आइलैंड में इसका नाम होगा ईस्ट कैलिमटन, है ना, सॉरी न्यू सेंटारा, और न्यू सेंटारा जिस लोकेशन पर आएगी उसका नाम होगा ईस्ट कैलिमटन। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इससे पहले भी यदि आप देखें तो कई देशों ने अपनी राजधानी शिफ्ट की है, और वर्तमान में यही समस्या आपको भारत के मुंबई, शंघाई और साथ में यानी भारत के मुंबई, चाइना के शंघाई और न्यूयॉर्क क्षेत्र में आपको विद्यमान दिखाई दे रही है। याद रखें कि ऐसा ही खतरा आपको विश्व के तमाम एरिया में लगातार दिखाई दे रहा है, और इसका मेन कारण बताया जा रहा है कि कार्बन उत्सर्जन जो कि अनियंत्रित रूप से जारी है या लगातार बढ़ रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कार्बन उत्सर्जन की बात आती है तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि भाई इसी को लेकर पेरिस समझौता भी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि यह जो कार्बन उत्सर्जन हम कर रहे हैं और जितनी तेजी से हम कर रहे हैं, और साथ में यह जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन जैसे मुद्दों पर गहन विचार कर इसके रिजल्ट के लिए इसके रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार के नियम बनाती है, जिन नियमों को डेवलप्ड नेशन द्वारा तोड़ दिया जाता है, और मेनली उन नेशंस के द्वारा जो कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके द्वारा तोड़ दिया जाता है। तो आने वाले समय में इसका दुष्प्रभाव भी आप भुगतने के लिए तैयार रहें। इसके लिए पेरिस समझौता बनाया गया था, जिसमें जो कि एक अंतरराष्ट्रीय संधि थी, एनवायरमेंट इकोलॉजी का ये पार्ट है। यहां पर 12 फरवरी 2015 को यह हुआ था फ्रांस के शहर पेरिस में, और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 21st मीटिंग थी, जिसमें 196 दरों द्वारा इसको अटेंड किया गया था, और 4 नवंबर 2016 से इसको लागू किया गया था। इसमें बताया गया था कि भाई 2100 आते आते तक आप पृथ्वी का जो तापमान है यह 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही
बढ़ाएं, इससे ज्यादा ना बढ़ाएं। यानी कि भाई आप करिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमको कोई समस्या नहीं है, परंतु इतना करिएगा कि 2100 आते आते तक पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े। यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसें हमारे पूरे वायुमंडल में विद्यमान है, इनका परसेंटेज ओवर ना हो जाए। ठीक है, कारण यह है कि भाई ऐसा इसलिए किया गया, इतनी छूट इसलिए दी गई क्योंकि इससे पहले तक इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। यह भी कहा गया था, यदि आपने पढ़ा हो, कि जो डेवलप नेशन है ये डेवलपिंग नेशंस को फंड भी प्रोवाइड कराएंगे और कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो यहां पर पेरिस समझौता इन्हीं सब बातों को लेकर कि भाई वर्तमान में यह जो आपको गतिविधि देखने के लिए मिल रही है, इस प्रकार इसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है, इसको लेकर और भी ज्यादा गहन विचार कर रहा है। और विभिन्न प्रकार की संस्थाएं इस पर लगातार रिसर्च कर रही हैं कि किस प्रकार से अंटार्कटिका की पिघलती बर्फ को कंट्रोल किया जा सकता है और किस प्रकार से इसको मानव समाज के लिए जो कि खतरा है, इसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। क्योंकि ये ना केवल मानव समाज के लिए खतरा है, बल्कि इसके आसपास निवास करने वाली जो विभिन्न प्रकार की जैव विविधताएं हैं, इनके लिए भी खतरा है। और अभी यदि आप देखेंगे तो न्यूज में तो ये बना ही रहता है, क्योंकि यहां पर वैश्विक तापन एक बड़ी समस्या बना हुआ है और इसकी बर्फ पिघलने के कारण यहां से भी कई ऐसे गैसों का ऐसी गैसों का उत्पादन किया जा रहा है जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक है। यदि आप इसके पूर्वी भाग को देखते हैं तो यहां पर तापन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आइस शेल्फ यहां से टूट रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर एक नहीं बहुत सी समस्याएं यहां पर हैं, है ना, जो कि गर्म जलधाराओं को, समुद्र में प्रवाहित होने वाली जो गर्म जलधाराएं हैं, उनको भी बहुत हद तक इंपैक्ट डाल रहा है। क्लियर? तो यदि अब इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर इस पूरी स्टडी का कहना है कि सर 2100 के बाद, अभी तो कुछ नहीं हुआ, 2100 के बाद यह समस्या कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। और यदि इसको कंट्रोल से बाहर नहीं करना है तो आज आपको इसके लिए जागृत होना पड़ेगा। अब जरा सुनिएगा कि आप इन बैचेस का पार्ट कैसे बन सकते हैं। देखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, यहां पर होगा कि 2025 के P2I बैचेस से यदि आपको जुड़ना है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। बाय नाउ पर क्लिक करना है, पर पेमेंट नहीं करनी है अभी। ठीक है, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहां पर आपको 4 ऑफर्स अवेलेबल दिखेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर कई प्रकार के कोड आएंगे, आपको उनमें से नहीं चूज करना है। यहां पर आप कूपन कोड का ऑप्शन पाएंगे। यहां आप मेरा कोड AKB लाइव पुट करेंगे और AKB लाइव पुट करने पर आपको यहां इस अमाउंट में डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। देन आप बाय नाउ का ऑप्शन पर क्लिक कर इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। ये बैचेस उन स्टूडेंट के लिए हैं जिनका भी टारगेट 2025 के UPSC एग्जाम को क्वालिफाई करना है और सिलेबस को उस समय तक कंट्रोल करना है, कंप्लीट करना है। यहां पर लगभग 240 डेज के समथिंग बचे हुए हैं, जो कि काफी कम समय माना जाता है UPSC के एग्जाम के लिए। तो आप जल्द से जल्द इन बैचेस का पार्ट बने। इन बैचेस में कक्षाएं 30 सितंबर से प्रारंभ होंगी, डेडिकेटेड हैं 2025 के UPSC एग्जाम के लिए। प्री क्वालिफाई करने पर 100% फी रिफंड होगी और साथ में आपकी 1 ईयर की जो वैलिडिटी है यह भी एक्सपेंड कर दी जाएगी। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।